नमस्कार दोस्तों, मैराथन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं और यूट्यूब को हमारे प्यार दे रहे हैं। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे, प्यार बना रहे। और मैं देख रहा हूँ स्टैट्स मैंने अभी देखे तो मतलब सब्सक्राइब करे हुए लोगों ने बहुत मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन्होंने ज़्यादा वीडियोस देखे हैं। इसका मतलब कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब करिए यार। आप लोगों को इतनी मेहनत करके, इतने आनंद से, इतने प्यार से आपको जो है वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सर लगे हुए हैं और सारे सभी लोग लगे हुए हैं आपकी मार्गदर्शन के लिए, और आप लोग जो है प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस जो भी आपसे एजुकेशन से संबंधित है वो हम सब आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। और आप इत्मीनान से बैठ के घर में बिंदास पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। चलिए, आज हम विगत जो हमने क्लासेस करी वर्णमाला की, उसमें हमने कुछ वर्णमाला के स्वर, व्यंजन और भी उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके संबंधित हमने देखा, और आपको हमने उसके बारे में सारी चीजें बताई जो भी एग्जाम से संबंधित होती है। लेकिन अब हम आपके लिए वर्णमाला से संबंधित कुछ पुराने एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो जो वर्णमाला में पूछे जाते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे हैं, कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या उनका तरीका होता है, कैसे उनका क्रम रखा जाता है, वो भी आपको आज हम आने वाली इस वाली क्लास में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हमने आपको बताया था पहली ही क्लास में, आपको हमने एक परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा बताई थी दोस्तों? क्या परिभाषा थी? देखते हैं। चलिए पेन ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, हमने एक परिभाषा आपको बताई थी कि भाषा की इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने आपको एक परिभाषा बहुत ही अच्छी बताई थी वर्ण की, कि भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। देखिए, ये परिभाषा वर्ण की परिभाषा है। तो उसने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन ने कि सबसे छोटी इकाई। अब देखिए, लघुत्तम लिखा हुआ है। लघु का मतलब होता है छोटा, और लघुत्तम 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 मतलब उससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई, ये तो बात कर रहा है। अर्थवेदक, जो अर्थ को भेद दे, जिसका खंडन ना किया सके, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कहीं आपको वर्ण दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो दिख रहा है तो बस आपको तुरंत उसी पे टिक कर देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अच्छा, ये तो बात ठीक है। चलिए, हम कुछ ऊपर जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द होता है जो वर्ण से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हमने कहा, ये वर्ण है एक, ठीक, ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है। अब हमने इसको जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया शब्द। ठीक। व्यंजन क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन आपको पढ़ा रखा है, तो स्वर और व्यंजन आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? अब देखिए, हमने आपको एक शुरुआत में ही आपको परिभाषा बताई थी कि वर्णमाला, माला क्या होती है? माला जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, आप पहनते भी होंगे, मोतियों की माला, फूल की माला, है ना, और भी कई सारी चीजों के जो भी आप जैसे की भी बना लें, तुलसी की माला लोग बना लेते हैं, पहनते हैं,
है ना, और भी जिस तरीके की आप बना सकते हैं, तो वो एक माला होती है। माला मतलब जिस, यानी जो भी चीजें हो, जो भी पदार्थ हो, उनको सबको एक व्यवस्थित क्रम में रख देना, वो सब क्या कहलाते हैं, माला कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वर्ण माला की बात कर रहा है, यानी वर्ण को माला जैसा पिरो देना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं वर्णमाला। ठीक, तो जैसे जैसे हमने बताया कि वर्ण को क्या कर देना, एक माला में पिरो देना, वो सब क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है शब्दों के समूह को कहते हैं, तो शब्द की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना, शब्द की बात ही नहीं है, तो शब्द की जब बात ही नहीं है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया भाई साहब। फिर उसने कहा वर्णों के संकलन को संकलित करना, यानी वर्णों को संकलित करना, संकलित तो हम करते नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमने कहा शब्द गणना को शब्द की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जी यही है सही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे हमने स्वरों को व्यवस्थित करके रखा हुआ है, हमने आपको बताए व्यंजन पढ़ाए थे, तो हमने कहा स्पर्श के आधार पे 25 बताए थे, अंतस्थी 11 लावा बताए, फिर संघर्षी, फिर संयुक्ताक्षर, है ना, तो ये सब व्यवस्थित समूह में रखा। अब एक विशिष्ट व्यंजन आ गया है जिसको हम जैसे मलयालम लिखते हैं तो ऐसे करके लिखा जाता है, तो वो इसका जो अब 53 हो गए हैं, 53। जैसे अब क्वेश्चन आएगा तो जैसे पूछा जाता है, अगर मूलतः पूछता है तो 52, और अब जो नया मिलकर बना है तो ये 53। ठीक है, आयोग ने इसको जोड़ दिया है, ये आपका जो है ये नया व्यंजन है, इसको विशिष्ट व्यंजन बोला गया है। क्या बोला गया है, विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल में यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, जिसमें हमने स्वरों को व्यवस्थित कर रखा है, 11 स्वर व्यवस्थित कर रखे हैं, व्यंजन में व्यंजनों को व्यवस्थित कर रखा है, उसके स्पर्श के आधार पे, अंतस्थी के आधार पे, और संघर्षी के आधार पे, संयुक्ताक्षर के आधार पे, और अब विशिष्ट व्यंजन को भी हमने जोड़ दिया है। क्लियर हो रही बात, ठीक, चलिए आगे बढ़े। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तब तक फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई में। जैसे किसी भी चीज में आपको आनंद लेने के लिए करते हैं, तो पढ़ाई भी आनंद से ही करिए। अगर आनंद से करेंगे तो इतना मजा आएगा कि समझ लीजिए पता ही नहीं चलेगा कब आप सिलेक्शन लेके चले गए और कब आप अपनी दुनिया में उतर गए। ठीक है, दुनिया आपकी वो है जिसके आपने सपने देखे हैं, दुनिया आपकी वो है दुनिया, लेकिन गुजरना जो इससे ही है। कहते नहीं है कि इस तरफ खड़े हैं नदी के, हमको उस तरफ जाना है, उस तरफ हमारे लिए सारे सौगातें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हमको नदी तो पार करनी पड़ेगी ना भाई। तो नदी पार करने की यही एक युक्ति है, इसी युक्ति को आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। आहा, क्या क्वेश्चन आया है, कंठ ध्वनियां, है ना, कंठ ध्वनियां। हमने आपको बताया था, याद करिए, व्यंजन पढ़ाया था, है ना, व्यंजन पढ़ाया था। व्यंजन में हमने आपको बताया था व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं, ये वर्णमाला वाला व्यंजन। एक व्यंजन स्वादिष्ट व्यंजन कहते हैं, खाने वाला व्यंजन वो नहीं है, ये सबको खिलाने वाला है। ठीक है, और सबको ही खिला देगा। कब खिलाएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे नहीं। कहते नहीं, एक बॉल आएगी तो आप छक्का मार देंगे, और एक बॉल आएगी जो बाउंसर निकल जाएगी। बॉल होती है गुरु, लेकिन वो बाउंसर होती है। ठीक है, तो वो बाउंसर ना होने पाए, तो ये क्या है, ये व्यंजन है। व्यंजन में हमने आपको बताए थे कि तीन तरीके के हैं, एक है स्पर्शी, है, एक है अंतस्थी, ठीक, और एक है संघर्षी, है ना। अभी इसकी बात करते हैं, तीन मुख्यताओं की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कंठ ध्वनियां। अब स्पर्शी जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं गुरु। कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 में देखते हैं 5 में वो कौन थे। तो पहला था गुरु कंठ। क्या था, कंठ। याद आ रहा है, याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो पीछे की क्लास जाके देखिए, मजा आ जाएगा। कंठ क्या है, कंठ में हमने देखा था का से लेकर के और अंगा तक था बच्चों, है ना, का से लेके अंगा तक, का खा गा घ अंगा, तो यही कंठ है। देखो कहीं नजर आ रहा है क्या, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है तभी तो बढ़िया है। का और खा, बस यही है आपका, यही है सही, और इसी को कर देते हैं सही। ठीक, तो निम्न में से कंठ ध्वनियां। और एक चीज और, एक बच्चों बहुत अच्छी चीज है, आप अपनी हैबिट में डालिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करें, क्योंकि अंडरलाइन से अंडरस्टैंडिंग बनती है। अंडरलाइन जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, इसलिए जो है अंडरलाइन करने की आदत डालें। और जहां पे नहीं लिखा हो उसको एकदम बिल्कुल
रेक्टेंगल यानी आयत में कर दें, बिल्कुल आयत में बना दें, तो वो आपको एकदम क्लिक करेगा कि हाँ नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब इसके बारे में हमको नहीं के रूप में जवाब देना है। ठीक, तो ये जब आप याद रखेंगे, चीजों को ऐसे करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया। यारा, यारा तो भाई यारा क्या है, यारा और यारा जीना हमारा, यानी अंतस्थ, अंतस्थ क्या है, अंतस्थ है। यारा लावा और चा जा, ये तो स्पर्शी, टाडा ये भी स्पर्शी, लेकिन ये किस प्रकार के स्पर्शी यही बता देता हूं। ये गुरु क्या है, तालु का है, ये तालु को टच कर रहा है। ये क्या है, ये मूर्धा है, मूर्धा है ना। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर कह रहा है, ये बोल रहा है निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। मूर्धन्य, अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, सर ने बताया मूर्धा, यहां तो मूर्धन्य पूछ लिया, कुछ अलग ही सिगोफा निकल आया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सिगोफा कुछ नहीं है, वही कह रहा है जो उसको बोलना है। अब पता लगा मूर्धन्य को आपको पता है, लेकिन मूर्धा पता है लेकिन मूर्धन्य नहीं पता है, लेकिन बात वही है, मूर्धन्य ध्वनियां। अब कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं। हमने अभी बताया स्पर्शी में होती है 5 तरह की, स्पर्शी में होती है 5 तरह की, उसमें 5 में एक होता है कंठ, ठीक, एक होता है ताल और एक होता है मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य ही उसको बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फिर कंठ, ताल, मूर्धा, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ठीक, और उसके बाद ओष्ठ, है ना, ये होते हैं। इस तरीके से आपका क्रम होता है। तो इसी क्रम में आप देखिए मूर्धा की बात करी तो यहाँ पे का, चा, ता, ता और पा। हमने आपसे कहा था कि जो है वर्णमाला के स्पर्शी जो वर्ण है उनको आप इस तरीके से भी याद करिए और इस तरीके से भी याद करिए, जैसे अंगा, याड़ा, नमा, तो ये याद होना चाहिए आपको। का, चा, टा, ता, पा ये याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो इससे आपके जो है वर्डों में कमांड हो जाएगी। जैसे ही आपसे पूछेगा प्राण के आधार पे, संघर्ष, संघर्ष के आधार पे, घोष के आधार पे, अघोष के आधार पे, तो आप तुरंत क्लिक करेंगे क्योंकि आपको वो उस तरीके से याद है। ठीक है, तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए और आप अच्छे से बहुत जल्दी अपने समय को बचा ले जाएंगे और कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। अब देख लीजिए मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढाड़ा, तो कहीं टा, ठा, डा, ढाड़ा दिख रहा है, अरे गुरुजी दिख गया, ये देखिए डा, ढा, तो यही आपका है सही आंसर। ठीक, और बाकी सब जो है वो सब बेकार है। ठीक, आगे बढ़े, आप बताएंगे तभी बढ़ेंगे, वरना हम इसी पे चिपके रहेंगे। चलिए देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आया, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, देखिए अगर आपको याद आ रहा है अल्प प्राण और आप क्लिक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद आ रहा है तो आप पिछली क्लास को देखिए जाके, ठीक है, तभी मजा आएगा। और बाकी मैं बताने के लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे मैं सब आपको बताऊंगा अल्प प्राण क्या कहलाता है। देखिए अब यहीं पे मैं आपको बना देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ग बताए थे हमने, जिसमें का, चा, टा, ता, पा, है ना, खा, गा, घा, अंगा, इतने अभी रखते हैं, तो यहाँ पे मां लिख लेते हैं। ठीक, देखिए हमने बताया था वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अल्प प्राण। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें वायु बहुत कम निकलती है या ना के बराबर निकलती है। और जो दूसरा और चौथा जो होता है वो होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण, क्योंकि इसमें वायु बहुत निकलती है। हमने आपको तरीका बताया था, जिसे ऐसे हाथ रखिए और बोलिए का, फिर खा बोलेंगे, कैसे लगेगा, पूरी बाढ़ आ गई हो, पूरा तूफान आ गया हो खा पे। इसका आपको देखिए ये सेंसिटिव पार्ट होता है। सेंसिटिव पार्ट इसलिए होता है क्योंकि गुरुजी कहते थे कि आप इस पे नहीं मारेंगे, तुम्हारी मुट्ठी जो वो हो गई है बुद्धि मोटी, अब तुम्हारे इस पे मारेंगे क्योंकि तुम्हारे हाथ पे लगना चाहिए, तब गुरुजी इस पे पटरी मारते थे। तो यह है सेंसिटिव पार्ट, जब इस पे लगती थी तब बुद्धि पे भी लगती थी, तभी बच्चा पढ़ता था। आजकल के गुरुजी हाथ चला देंगे तो कहो उनके ऊपर मुकदमा हो जाए। तो ठीक, तो ये सब चीजें जो हैं बच्चों के लिए बड़ी ही दिक्कत वाली हो गई है। आप बच्चों को कुछ मतलब उनकी बुद्धि मोटी हो रही होने तो उन्हें शॉर्ट्स देखने, रील्स देखनी है, उन्हें पढ़ाई से नहीं मतलब है, और अच्छी चीज तो देखनी ही नहीं है उनको। जो देखना है क्या, खाली उनको बढ़िया बढ़िया रील दिख जाए, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स दिख जाए, है ना। बच्चों पे तो कोई कमांड रही नहीं गई है,
और पेरेंट्स तो बिल्कुल कमांड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी इस पे मारना शुरू करिए, तभी उनकी समझ में आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, बस आपको हाथ ऐसे लेना है 90 डिग्री पर और बोलना है का, फिर खा। जैसे ही खा पे देखेंगे आपको हवा इतनी बेहतरीन महसूस होगी, बिल्कुल एकदम जाड़ा लगेगा आपको खा पे। तो जैसे ही यहाँ पे जाड़ा लग जाए समझ लीजिए ये क्या है, ये है महाप्राण। उसके बाद फिर गा बोलेंगे, गा में भी हवा नहीं आएगी, घा में एकदम बिल्कुल तूफान आ गया। तो ये चौथा, यानी हमने कहा जिसमें हवा ज्यादा निकलती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं महाप्राण, और जिसमें हवा कम निकलती है वो क्या कहलाते हैं, वो अल्पप्राण कहलाते हैं। अब बस यहीं से आपको समझ लेना है। मैं आपको देखिए पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूं, इसलिए कि ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो घर वालों का नाम कैसे करेंगे। देखिए आज की डेट में जो बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं वो देखिए कैसे बंगले कोठी खड़े कर रहे हैं और अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप भी करिए भाई, कि किस लिए बैठे पड़े हैं कमरे में, क्यों बैठे हो खाली, चलाओ यूट्यूब पे अपना मैराथन कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, तो यहां समझ में आया। तो हमने क्या कहा, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। अब देखो भैया इसमें ये आ को अभी छोड़ो, पहले कागा देखो, का और गा। का क्या है, पहले में आ गया ये सेटिस्फाइड, गा तीसरे में आ गया ये सेटिस्फाइड। चलो दूसरे भी देख लें, था और धा, था इसमें आ गया तो भैया ये दूसरे में आ गया, ये इसका मतलब ये नहीं है। भा और फा, भा पा फा इसमें आ गया, फिर भा इसमें आ गया, तो ये भी भैया नहीं आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं, स्वर होते नहीं है, अल्पप्राण। ठीक, तो इसका मतलब क्या मिला हमें, का और गा, यही है हमारे क्या, अल्पप्राण। आंसर आपका क्या होगा, का और गा। समझ में आई बात, समझ में आई तो आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से बताइए इनको बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन अंडरलाइन जरूर करें, क्वेश्चन करते वक्त हिंदी के क्वेश्चन खासकर करते वक्त अंडरलाइन जरूर कर लें, क्योंकि हिंदी करते करते आपके दिमाग में कभी ऐसा हो जाए कि पता नहीं क्या पूछ रहा है क्या आंसर कर दो। ठीक है, तो अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन आपको इंगित करेगा कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें पूछा द्वित्व व्यंजन, हमने आपको बताया था दोस्तों, बताया था द्वित्व व्यंजन क्या कहलाते हैं, जैसे एक व्यंजन के साथ उसके साथ का ही एक व्यंजन, उसके आधा व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हो, वहां पर क्या होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा था, जैसे कहा था कोलकाता, कहा था कोलकाता लिख दो, कोलकाता लिख दो, जैसा जो आप, हमने कहा था चेन्नई, है ना, हमने कहा था दिल्ली, और दिल्ली ही हमने आपको ऑप्शन दिया और दिल्ली ही इसमें देखिए आ गया। देखिए आधा ला मिल गया, जैसे चेन्नई आधा ना है, आधा ता है। ठीक, जैसे जहां ये लगे होंगे वो यही दिल्ली आपका ऑप्शन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पूछा गया है पिछले क्लासों में, इतना पूछा गया है कि बच्चों को पागल कर दिया इसी क्वेश्चन ने, इतना क्वेश्चन आया है, द्वित्व व्यंजन बताओ, द्वित्व व्यंजन बताओ, यूपीएसआई में, यूपीपी में और भी बड़े एग्जामों में। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब आया है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग में शामिल नहीं है, नहीं है, हमने कहा नहीं है। अभी आप आनंद फानंद पढ़ते चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग में शामिल है हो गया। अरे भैया, अरे आपने देखा, अरे ठा तो है, बस यही टिक कर दिया जाके, बस हमने कहा अरे हमने ठा किया था, सही है आंसर, नहीं है आंसर। क्यों, क्योंकि ठा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शामिल नहीं है अर्थात। और बच्चों को क्या होता है ना, इतनी जल्दी होती है कि टा के बाद ठा ही आता है, उन्होंने पहले ही ऑप्शन दिया कि टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि टा वर्ग में तो ये शामिल है, अब नहीं पूछ रहा है तो टा के बाद, टा के जितने भी वर्ग हैं उनको पढ़ डालो, टा के बाद ठा आता है तो ये तो नहीं होगा, फिर ढा आता है, डा आता है तो ये भी नहीं होगा, फिर ड़ा आता है ना, तो क्या नहीं आया, घा। तो ऑप्शन क्या हो गया, क्योंकि ये का खा गा घा ये किस में आ गया, कंठ में आ गया, का वर्ग में है, तो इसलिए ये जो होगा आंसर इसका घा होगा, ये नहीं होंगे, ये आंसर गलत आंसर है। ठीक, सातवां क्वेश्चन भी लियो हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण बताने आपको। अयोगवाह हमने बताया था आपको, अयोगवाह में
जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब उसमें हमने आपको बताया था कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन कुछ लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगहा। अंगहा नहीं होते हैं बच्चा। अंगहा किसमें होते हैं? अयोग वाह में। किसमें होते हैं? अयोग वाह में होते हैं अंग और आहा। आहा टमाटर बड़े मजेदार है ना। अंग और आहा, तो इसमें आ गए क्या? अयोग वाह, अंग और आहा। तो अब देखिए इसमें कहीं मिल रहा है अंग और आहा? अंग और आहा मिल गया गुरुजी, लो, है ना। कितना आसान है। इसको हम विसर्ग जब कराएंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर यानी पीछे वाला स्वर है। आगे वाला पीछे वाला क्या है? अब देखते हैं ना यहाँ पे क्या है। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि इधर देखिए, हम ना दिखे कोई बात नहीं, आपको दिखना चाहिए, है ना। हमने कहा आ जो है वो क्या है? मध्य स्वर है। क्या है बच्चों? मध्य स्वर है। क्या है? मध्य स्वर है। जब हमने आ को ऊपर खींचा, ऊर्ध्वगामी किया, तो ये बना था ई। जब नीचे खींचा था तो बना था ऊ। मतलब खींचा ना इसको, ऊपर नीचे किया। जब ये क्या है? ये एक ब्रह्मांड जनित ध्वनि है। क्या है? या इसको केंद्रीय ध्वनि बोलते हैं। केंद्रीय ध्वनि, केंद्रीय ध्वनि है ये। या केंद्रीय स्वर, स्वर भी बोलते हैं केंद्रीय, इसको स्वर भी कहते हैं, ठीक। केंद्रीय ध्वनि या केंद्रीय स्वर जो आपको पूछे वो आप लगा दीजिएगा, ठीक। सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय स्वर है। अब हमने कहा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब आ से बना, आ से आ किया तो बड़ा आ बन गया। फिर ई और ई आपस में जोड़े तो ये बन गई बड़ी ई, ठीक। फिर 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 क्या किया? आ और ई को जोड़ा तो बन गई, बन क्या गया? यही बन गया। फिर इसमें इसमें आ और ए कर दिया तो ये बन गया आई। समझ में आ रही बात? ऐसे ही नीचे कुछ किया था हमने, ऊ से ऊ जोड़ा था तो ये बना ऊ, ठीक। फिर आ से ऊ जोड़ा था तो ये बना था ऊ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? उ ऊ आओ, सॉरी ये बनेगा दोस्तों, ये बनेगा ओ, है ना। और उसके बाद फिर आ और ओ, ये बना था आऊ, ठीक। समझ रहे हैं? तो जितने भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जितने भी हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में है? ये अग्रस्वर की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में है? अग्रस्वर की। ये और ये मध्य स्वर की कैटेगरी में है। किसमें है? ये मध्य स्वर है, ठीक, मध्य स्वर। और ये जो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये किसमें है? ये पश्च स्वर में है। किसमें है? पश्च स्वर में। ये किसमें है? पश्च स्वर में है बच्चों। लेकिन अब ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है औ ई जा ढा। अरे गुरुजी इसमें तो कहीं आए ही नहीं। ई ए ऐ आया अग्रस्वर में, उ ओ औ आया पश्च स्वर में। तो पश्च स्वर में ना ई है, ना जा है, ना ढा है, तो ये औ कैसे? तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर औ जो है, ये औ, ये अंग्रेजी से आया हुआ है। कहाँ से आया है बच्चों? ये अंग्रेजी भाषा से इसको इसमें लाया गया है और इसको पश्च स्वर की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और कभी कई एग्जामों में आया है, बच्चों ने क्या, ये गलत क्वेश्चन है, गलत नहीं है, ये सही क्वेश्चन है। और जो है वो पश्च स्वर की कैटेगरी में रखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। समझ में आई बात? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, चलो आगे भाग चलो। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है शा शा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शा शा, देखो यहाँ एक सा और होगा। हमारे हमारे विनोद तो भाग गए हैं भाई, उनपे इतनी ताकत पड़ रही थी, इतना काम पड़ रहा था, वो कर नहीं पा रहे थे। तो अब जो है हमारे डायरेक्टर सर ही कर रहे हैं, सब बेचारे लगे पड़े हैं। तो उनसे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, सर के लिए गलती माफ है, ठीक। अब कह क्या रहा है? सा शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
कौन से कहलाते हैं? हमने आपको बताया था प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षी। प्रकंपित ध्वनियां, प्रकंपित क्या थी? प्रकंपित थी कौन सी? रा। हमने बताया था रा से राम, रा से रावण, है ना, रा से हमारे रत्नेश्वर, नाम लोगे जवान कांप जाएगी, है ना, जवान जिसके उच्चारण से जवान कांप जाए, रा बोलते ही, वही प्रकंपित है। ठीक है, तो प्रकंपित ध्वनि है ये। उसके बाद स्पर्शी, स्पर्शी आपको बताया था का, चा, टाटा, पा, का से लेकर मां तक सारे स्पर्शी हैं। संघर्षी शा, सा और हा, ये क्या है? ये संघर्षी है, और स्पर्श संघर्षी कुछ होता नहीं। ठीक, तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको कुछ? हाँ सर, सा, शा, हा, संघर्षी, यही है हमारे संघर्षी। अच्छा, संघर्षी क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया संघर्ष इसलिए कहते हैं, इनके और भी नाम है, वो भी देख लीजिए। संघर्षी को यहीं पे देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ऊष्मज, है ना, जिससे ऊष्मा का जन्म होता है, ऊष्मज। ऊसाज, ऊषा मतलब गर्मी पैदा करे, है ना। ऊष्मी, है ना। शुष्क, गर्म, ऊष्मज वर्ण, उषाज वर्ण, ऊष्मी वर्ण, शुष्क वर्ण, गर्म वर्ण, संघर्षी, है ना। ये जितने भी नाम है, ये सब विगत वर्षों में पूछे गए हैं और खूब पूछा है इन्होंने, खूब दबा के। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इसमें पड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये गर्मी पैदा करते हैं, यानी उष्मा को बाहर निकालते हैं। और देखिए, सा से शमशान, है ना, सा से संसार, सा से समाधि, देखो कितने खतरनाक नाम है सा से। ठीक, तो सा का मतलब क्या हुआ? यानी ये स्पर्शी संघर्ष इसलिए कहते हैं कि इनके इन वर्णों का उच्चारण, उन वर्णों की आवृत्ति करने पर, सतत रूप से आवृत्ति करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा जो है क्षय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आपके शरीर की हवा बाहर निकल जाएगी। और जब हवा बाहर चली जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं, तो कोई डॉक्टर आपको आईसीयू में भी रख के नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने सारी ऊर्जा निकाल दी। जब आदमी समाधि में जाता है ना, तो वो सिर्फ सा वर्णों का ही उच्चारण करता है। कोई समाधि में बैठा हो, उससे जाके पूछना क्या कर रहे हो। समाधि का मूल मंत्र ही है कि सा से समाधि। ठीक, समाधि के बाद शमशान में जाता है, तो वो सा से सा तक की, ये 3 सा की प्रक्रिया पूरी करता है। ठीक, तभी उसके शरीर की एनर्जी लॉस हुई और वो परलोक सिधार गया, है ना। तो ये है, इसका समझाने का मतलब यही है भैया कि इन वर्णों की ज्यादा आवृत्ति मत करना। जैसे बोलते रह गए, बोलते चले गए और शरीर की ऊर्जा जाएगी खत्म, और आपके प्राण भी खत्म, और आप भी निकल गए ऊपर। ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़े। 11वां क्या कह रहा है? 11वां बोल रहा है बच्चों, छा ध्वनि। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि, चा, छा, जा, झा, इया, ये क्या है? चा, छा, जा, झा, इया, ये क्या है? ये तालु वाले हैं, इनको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। दंत क्या है? ता, था, दा, धा, ना, जो दांत को जाके सीधे जीभ टकराती है वो क्या कहलाते हैं? दंत। ओष्ठ, जो होंठ आपस में एक दूसरे पे लड़ते हैं, चुम्बन करते हैं आपस में, तो ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं, है ना। और तालव्य जो तालु पे जाके जीभ टकराती है वो क्या कहलाती है? तालव्य कहलाती है। तो तालव्य क्या है? ये चा, छा, जा, झा, यहाँ छाई पूछा इसने, देखो छा पे हमने टिक कर रखा है, तो छा ये क्या होंगे? तालव्य होंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आया है तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही आनंद से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ही मजेदार पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गुरु, क्योंकि कुछ लोग बिना सब्सक्राइब वाले बैठे हैं इसमें। भैया सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है यार, करो, चलो अभी करो। चलो ठीक, अब देखो, निम्न में से ये हो गया ना, छा वाला हो गया। आगे बढ़े, हाँ ये आ गया। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए, घोष वर्ण की बात कर रहा है। अब घोष वर्ण क्या होते हैं? हमने आपको बताया, घोष क्या, घोष कहो या सघोष कहो, बात एक ही है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर आपने घोष पढ़ाया, घोष के अंदर सघोष और अघोष है, ये फिर से घोष कैसे पूछ लिया इसने? तो घोष और सघोष बात एक ही है। इस सघोष या घोष मतलब घोष के साथ में, और जब आपसे कहे अघोष, अघोष का मतलब होता है अघोष यानी घोष नहीं, आ का मतलब नहीं। ठीक, तो अघोष वो नहीं, और सघोष या घोष बात एक ही है। और जो मेन हेडिंग होती है घोष के आधार पर बताइए, तो उसमें सघोष और अघोष दो आते हैं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब घोष में हमने आपको बताया था कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यारा, लावा,
है ना, और फिर स्वर बराबर 11 और एक हा भी होता है। ठीक, तो टोटल संख्या कितनी होती है इनकी 31, और इनका उल्टा 13 बचे ना, वो होते हैं अघोष। समझो बात, इसका नंबर पूछता है, ये सघोष। तो आप याद रखिएगा, सघोष अघोष में नंबर अगर पूछे तो 31, सघोष मतलब ज्यादा होगा, सघोष मतलब साथ में, तो 31 होंगे, ज्यादा संख्या 31, और अघोष मतलब है ही नहीं तो कम है, इसका मतलब 13। तो ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लेता है कि सघोष की संख्या बताओ, 13, 14, 15, 16, सॉरी अघोष की संख्या बताओ, तो 13, 14, 15, 16, तो आप 13 पे टिक कर दोगे। अब जब पूछा है घोष के बताओ, तो पूछा है 31, 32, 33, 34, 35, जो भी पूछे आपसे, है ना, तो 31 पे टिक कर देना। समझ में आ गई बात? चलो बात तो ये यहाँ तक हो गई। अब देखते तीसरा, चौथा, पांचवा ये है क्या, ये क्या है, यहाँ देख लो। हमने बताया था का, खा, गा, घा और अंगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस वाली श्रेणी में जितने भी आएंगे यहाँ माँ तक, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे सघोष। इस टोटल संख्या इनकी कितनी होती है 15, है ना, इनकी 4 19, उसके बाद 20 और स्वर 11 31। समझ में आ गई बात? तो यहां पर देखते हैं, अब उसने पूछा है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो खा, का, खा इसमें आ गया, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये तो यहीं से गलत हो गया। फिर चा देखिए, का, चा, टा, ता और पा, है ना, तो चा वाला देखिए, चा यहाँ आ रहा है, तो चा ये इसमें पहले वाले में आ गया, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर पूछ रहा है माँ देखिए, माँ इसमें आ गया है, यहाँ अंदर वाले डब्बे में आ गया, इसका मतलब यही होगा, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। था, था, है ना, था इसमें आ गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या है बच्चों हमारे पास, माँ है। समझ में आई बात? समझ में आई ना? समझ में आई तो लाइक भी कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, तालव्य व्यंजन है, तालव्य, तालु अभी पता है हमने, तालव्य व्यंजन कौन, तालु वाले, जो जीभ हमारी तालु पे टकराए। अच्छा आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे आगे सामने बत्तीसी खोलना शीशे के सामने अपनी, और देखना अंदर एकदम खोल करके मुंह, ठीक, और देखना कि आगे नंबर 1 पे तुम्हें जीभ नजर आ जाएगी, जो तुम्हें इसको चिढ़ा रही होगी, ये करेगी, और उसके बाद तुम्हारे दांत होंगे, जो दांत दिखेंगे ऐसे बढ़िया, किसी के अच्छे होंगे, किसी के ऊबड़ खाबड़ होंगे, ऊपर नीचे होंगे, है ना, तो जिसके ऊबड़ खाबड़ है वो परेशान ना हो, वो भी अच्छे ही दांत होते हैं। ठीक, खाना ही तो है, क्या करना है। तो दांत जो है सामने देखेंगे, जब जीभ हमारी दांत पे जाके टकरा रही है, जीभ जैसे बोलेंगे ता, था, दा, धा, तो समझ जाइए ये क्या है, ता, था, दैया कर रहे हैं, तो ये जो दंत वाले हैं। और उसके बाद जीभ हमारी दांत से जस्ट ऊपर गई, तो वो उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो ऐसे घूमा हुआ है, वो तालु कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। जब जीभ वहां जाके टकराएगी तो वो सब तालु वाले व्यंजन गए, जैसे चा, छा, जा, झा, इया, तो जीभ जो है तालु पे टकरा रही है, तो वो सब क्या है, तालव्य हैं। उसके जस्ट ऊपर भाग में जो पूरा ऐसा ऐसा बिल्कुल घुमा हुआ पार्ट है, वो सब पूरा मूर्धा कहलाता है। जहां तक आपकी जीभ जा सकती है वहां तक मूर्धा है, मतलब तालु को छोड़ करके और जीभ अंदर तक खींचिए, जहां पे एकदम बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट होता है वहां तक जाती है, थोड़ा मतलब पहले तक, वो पूरा मूर्धा कहलाता है। ठीक, उसको मूर्धा कहते हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो जीभ जो है तालु के पहले लास्ट वाले पोर्शन से, जहां तालु खत्म होगा और जहां मूर्धा खत्म होगा वहां तक ड़ा जाएगा। तो ऐसे देखो, जीभ पूरी घूमती हुई टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, जीभ पूरा पोर्शन लेते हुए आखिरी तक जाएगी। टा, जहां जीभ टा पे लगेगी वहां ठा पे नहीं लगेगी। ठीक, ऐसे तालु में होता है, ऐसे दंत में भी होता है। तो सबका अपना स्थान अलग अलग है, वर्णमाला इसीलिए व्यवस्थित करी गई है, इतना बढ़िया व्यवस्थित क्रम है कि मजेदार है। देखो जब इसको आप पढ़ो ना, इतना मजा आता है जब इसको आप महसूस करके, कि जैसे तालु हमने बोला, तो चा में जीभ जो है दांत से और तालु के बिल्कुल, जैसे दांत जहां दंत खत्म हो रहा है, जहां तालु स्टार्ट हो रहा है वहां पे लगेगी। फिर चा, छा, जा, झा, या, तो जीभ पूरी नाचेगी। फिर टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो जीभ पूरी मूर्धा पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो ये असली उच्चारण होता है बच्चों। उच्चारण सीखना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो चाछा, जाझा, इया, ये क्या है हमारा तालव्य। समझ में आई ये बात? समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए। अब कह रहा है अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। अब अनुनासिक क्या है? अनुनासिक किसे कहते हैं? यानी नासिक, नासिका लगा हुआ है ना, नासिक, नासिका की बात कर रहा है, तो नासिक की नाक, नासिका मतलब नाक होता है।
है ना। नासिका मतलब नाक होता है, तो नाक की तो बात है, लेकिन अनुनासिक का संबंध होता है। नाक केवल नाक से ऐसा नहीं है। अनुनासिक कौन से हैं? अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये सब है। ठीक, अंग या फिर इसको भी कह दो। इसमें हमने आपको बताया था इस अंग में सारे पांचों समाहित हैं। ये पंचमाक्षर होता है, ये सब समाहित हैं। जैसे हमने कहा था चाहे अंक की बिंदी लगा लो चाहे इनका इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो कैसे होते हैं? वर्ग के आधार पे होते हैं। तो केवल नाक से है ऐसा नहीं है, केवल मुंह से है, मुंह से भी नहीं है। नाक और मुंह से है, हाँ इसी से भी है। नाक और मुंह दोनों से आता है। भाई नाक से तो तुम बोल नहीं पाओगे, बोलना तो मुंह से ही पड़ेगा। नाक से भले ही हमेशा रसैया कर लो, कोई मतलब है नहीं उसका। जब तक मुंह का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो वर्ण का उच्चारण ही नहीं होगा। ध्वनि निकालो किसी तेरा तेरा सुरूर करते रहो, कोई मतलब नहीं। तेरा सुरूर करोगे तो मुंह का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नाक और मुंह दोनों से इस्तेमाल होगा। तो ये अनुनासिक का संबंध किससे है बच्चों? संबंध है नाक और मुंह से। बहुत ही आनंदमय पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही आनंद ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। छा ध्वनि, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? चा छा, ये छत्रंग छा वाला नहीं, ये छा वाला है। ठीक, ये कैसे बना है? ये आधा का और सा से मिलके बना है बच्चों। ठीक ठीक, छा एक अलग है, ये छा है, इसका उच्चारण अलग है, उसका उच्चारण छा। इसमें आधा का है और सा है, जब इसको साथ में बोलेंगे तब ये छा निकलेगा। ठीक, ये वाला कौन सा है? ये है मूर्धा वाला। ठीक ठीक, अब देखते हैं ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो हमने बताया था छा एक होता है त्रा, और एक त्रा ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ये गलत नहीं है, सही दोनों एक ही तरीके से है, चाहे जैसे आप लिख लो। ठीक, शतरंग, ज्ञा और स्रा, ये सब जो होते हैं ये चारों किसमें आते हैं? ये चारों आते हैं संयुक्ताक्षर में। किसमें? संयुक्ताक्षर में आते हैं। किसमें आते हैं? संयुक्ताक्षर में आते हैं। तो यहाँ देखिए कहीं संयुक्त दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, संयुक्त वर्ण बात तो कह रहा है। तो बस यही है आपका आंसर। 15 हो गया। आगे बढ़े। चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर 13 होते हैं। 13 होते हैं? नहीं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 13 अंगहा अयोगवा होते हैं। ठीक, वो स्वर में नहीं आते हैं। अच्छा, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 3। कौन कौन से? आ, ई और उ। और संस्कृत में मूल स्वर आ, ई, उ, री और ली। ठीक, 5 होते हैं इनकी। संस्कृत में 5, हिंदी में 3 होते हैं। हिंदी में मूल स्वर 3, संस्कृत में 5। समझ में आ रही बात? समझ में आई तो आगे बढ़ो। आओ भैया, 17 पे खतरा नहीं है। 17 तो बड़ा अच्छा है। क्या वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जैसे हमने कहा था अभी, छा वर्ण का और सा से मिलके बना है, तो ज्ञा वर्ण बना हुआ है आधा जा और या से। किससे मिलके बना है? यहाँ से। अब देखिए क्या ऑप्शन है। हाँ सर पहले ही दिख गया। भैया पहला नहीं है, देखना नीचे हलंत भी। हलंत जरूरी है क्योंकि ये आधा है, ये हलंत लगा, इसलिए ऑप्शन दूसरा टिक करना है। पहला तो कतई गलत हो जाएगा। करके आओ सर, हमने किया है जा और यहाँ। कई बच्चे आते हैं, हम आज से नहीं 2-3-4 साल से देख रहे हैं, सर यही टिक किया। अरे हम भैया ये है ही नहीं, नीचे हलंत ही नहीं लगा, हलंत नीचे वाले में है। ऑप्शन ये सही होगा। तब आंखें और कान नाक सब एक हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो गई, समझे? तो वही हो जाता है। इसलिए आपको गलत नहीं करना है, आपको अपने पे ध्यान देना है। 17 के बाद 18 बरस का हो गया। चलो अब देखो, भाषा निर्माण, गुरुजी यहाँ होगा ये, कोई बात नहीं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो शब्द पहले आता है या ध्वनि पहले आती है? हमने कहा गुरुजी पहले ध्वनि आएगी। इसमें देखो ध्वनि पहले आएगी, ध्वनि वर्ण ही कहते हैं व्यवस्थित से। फिर उसके बाद ध्वनि के बाद फिर आएगा शब्द आएगा। हमने कहा चलो शब्द आ गया साहब, शब्द आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा फिर पद आएगा, फिर उसके बाद वाक्य आएगा, फिर उसके बाद फिर मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां आएंगी, है ना। तो फिर कहानी आ जाएगी, जो भी आना होगा।
तो वो तो अभी इसमें पूछा नहीं है। तो इसमें क्या है, सही रूप जो है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। देखो कहीं दिख रहा है? हाँ गुरुजी, चौथा वाला है, बस यही है, यही है सही। ठीक, चलो आगे बढ़ो, परेड करते चलो, वीर तुम बढ़े चढ़ो, है ना। घा ध्वनि, अरे मालिक, घा ध्वनि, घा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब ये तो आंख बंद करके भी कर ले जाओगे, एक बार ऐसे ऐसे पलक झपकाओ, ऐसे ही आ जाए, फोटो खिंच जाए। का खा गा घा, तो ये किस में आएगा? कंठ में आएगा। का खा गा घा, घा है, घा से घड़ी, है ना, तो घड़ी कहाँ है? घड़ी यहाँ है, कंठ में। ठीक, चलो 20 नंबर क्या बोल रहे हो? 20 नंबर मारो बोल रहे हो है, प्रयत्न के आधार पे ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पे ला किस प्रकार की ध्वनि है? बताओ। लल्ला बैठे हो, बताओ, देख तो रहा है, पढ़ा चुके हैं। ला किस प्रकार की है? ला है पार्श्विक। कैसी है? पार्श्विक। देखो ला होता क्या है, जब हम ला वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ला में क्या होता है, हमारी जबान जो होती है वायु को रोकती है, ला, और वायु को रोकती है, और उसके बाद हवा तो कोई रोक नहीं पाया है ना, हवा को रोक लोगे? नहीं कोई रोक पाया। हवा को रोकोगे तो वो अपना रास्ता स्वयं बना लेगी। तो क्या होता है, जवान हवा रोकती है, लेकिन हवा जो होती है पार्श्व बनाती है, आके जीभ के इधर से और उधर से निकल जाती है, और जब पार्श्व से निकलती है तो ला वर्ण का उच्चारण आता है, ला, और यही ला पार्श्विक कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पार्श्व अर्थात छिद्र खुल गए, और जब खुल जाते हैं तो उसके बाद जो उच्चारण निकलता है वो कहलाता है ला, है ना। तो ये हो गया ला का क्या मतलब हुआ? पार्श्विक। उच्छिप्त, उच्छिप्त क्या होते हैं बच्चों? देख लेते हैं। डा और ढा द्विगुण रूप जो होता है, डा ढा का उच्छिप्त कहलाता है। प्रकंपित अभी हमने आपको बता ही दिया। प्रकंपित कौन सी? जिसमें जीभा कांप जाए। अपने रत्नेश्वर को नाम याद रखना, प्रकंपित में रा। ठीक। संघर्षहीन, संघर्षहीन कुछ है ही नहीं। ठीक, संघर्ष ऐसा तो है ही नहीं कि संघर्ष ना, बाकी आप स्वर को मान सकते हो कि बिना संघर्ष के, अब भाई वो तो देवता है इसलिए ऊपर है। ठीक, 21 नंबर पे आ जाओ। 21 नंबर क्या बोल रही हो है? 21 नंबर बोल रहा है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अभी बताया। सघोष में कौन से थे? तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष में पहला और दूसरा। पहला दूसरे में कोई है? तो ये तो भैया स्वर है, ये तो सघोष है, ये तो नहीं होगा। फिर यारा लावा और हा, ये सघोष में, ये नहीं होगा। फिर जा और झा, चा छा जा तीसरे में आ गया, ये भी नहीं होगा। तो सा है, शा शा शा, ये तीनों क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई तो आगे बढ़िए। ये आ गया कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अब ये देखो यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया बच्चों, चलो कोई नहीं। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं। ठीक, ठीक, कंठ और ओष्ठ। अब देखना ये है कंठ और ओष्ठ से कौन सी ध्वनि आ रही, मतलब कंठ भी इसमें लग रहा हो और ओष्ठ भी लग रहा है, मतलब। तो देखो हमने पहला देखा ओ, तो देखो ओठ खुले, ओठ का आया ओ, कंठ में देखो हल्की सी जैसे ओ कस के बोलना, तो कंठ भी ऐसा लगेगा कि कुछ खुजली जैसी महसूस हुई, और ओ होठ भी है। तो बस यही है आपका कंठ ओष्ठ, बाकी ए है नहीं, का है नहीं, तालव्य होते नहीं। ठीक, तालव्य तो अपना अलग ही रूप, अपना अलग ही वर्ग है। समझ में आ गई बात? समझ में आई तो आगे बढ़ो। समझ में आई ना? हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम, छा हमने बताया है, आधा का और सा के बाद मिलके बना है, तो बस इसी में, इसी का के बाद आता है, यही है आपका का ऑप्शन। बाकी छात्र और ज्ञा इसमें नहीं, इसमें नहीं करना है आपको कि आप क्रम देखने लगो, छत्रंग्या, ये नहीं, ये क्रम नहीं देखना है। ठीक, क्रम ये देखना है कि ये बना किससे है। समझ में आ गई बात? अब आपसे जैसे पूछे त्रा आता है तो आधा ता और रा से मिलके बना है, तो ता के बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है और इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपसे कह रहा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक अभी हमने बताया, अनुनासिक जो नाक से निकलते हैं, तो वर्ग के पंचमाक्षर हमने बताया, अंगा, इया, रा, ना और मा, ये सब क्या है? ये सब पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर है, वर्ग का पांचवा अक्षर स्पर्शी के, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे वर्ग के पंचमाक्षर। समझ में आ गई बात? समझ में आया क्या? आया सर। 25 देखो, 25वां क्या कह रहा हो? 25वां जो कह रहा हो भैया तिवारी,
ये कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है ना, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा सर ये है 52। मूलतः पूछा, ठीक, मूलतः, मूल से कितने थे, तो 52 है, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। 26 देखो, कह रहा 11 लावा, 11 और 11 किस वर्ग के व्यंजन है ना, 11 लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो 11 लावा अंतस्थी है, बस सीधी बात, नो बकवास, यही आपका आंसर हो गया। अभी हमने आपको बता दिया है, अब तो आप एकदम देखते ही क्लिक करेंगे। 27, कौन सा वर्ण अमानक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमानक है, देखिए खा, घा, मा और धा, सर दिख नहीं रहा ये कि मानक और मानक वर्ण क्या होता है, हम बताते हैं आपको। मानक वर्ण वे होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में शुद्ध रूप से रख लिए गए, और अमानक वर्ण वे होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उनका भी कुछ मतलब होता है और उनको भी कहीं कहीं पे उनकी स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। जैसे जैसे हमने कहा सम्मान, ठीक, ये हो गया, लेकिन इस माँ की जगह पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सम्मान, बताइए, लिख सकते हैं ना, तो ये मानक होगा, ये मानक होगा, तो इसकी वजह से ये मानक अमानकता की वजह से ये माँ जो है ये अमानक वर्ण माना गया है। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसके दो रूप आ रहे हैं, तो अब कहाँ पे कौन सा लिखें कहाँ पे ना लिखें, तो ये मानक और अमानक इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस खा का कोई दूसरा रूप है नहीं, घा का कोई दूसरा नहीं, धागा नहीं, माँ का है, तो ये माँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 28 नंबर देखो भैया, 28 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं 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 भैया नहीं, देखो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन है, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, इनको छोड़ के जो अलग दिख जाए बस वही नहीं है, तो ये तो है इसमें, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही है सा, मूर्धन्य सा। नाम भी लेते रहे, सभी वर्णों के अपने अपने नाम हैं, इसलिए इनके सबके नाम भी लेते रहे, याद भी रखें। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। देखो नवीन विकसित स्पर्शी ध्वनियां नवीन विकसित ध्वनियां हैं, याद रखिएगा, स्पर्शी का कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो बस वही है, तो ये खा और गा स्पर्शी नवीन, इसमें ये स्वर मूल रूप से आए हुए हैं, तो मूल स्वर है, ये भी स्वर है, ये संघर्षी है, ये भी संघर्ष पहले की है, जो स्पर्शी है ये सब मूल नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ठीक, समझ में आई बात। 30 नंबर का कह रहा है भैया देखो, निम्नलिखित में से कौन अयोग हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अयोग हुआ है। अयोग हुआ हमने बताया था अंग और आहा, अंग में अंगा यानामा अनुस्वार होता है, और आहा जो होता है आहा, आहा आहा क्या है, विसर्ग है, क्या है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, विसर्ग है, समझे, तो ये हो गया, महाप्राण होता नहीं है, संयुक्त व्यंजन होते नहीं, अल्पप्राण होता नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, विसर्ग होगा। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन, भैया क्यों, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है, अब देखना संयुक्त व्यंजन है, छत्रंग ज्ञा और स्रा में दिख जाए कोई, हमें दिख गया ढा, ये तो है नहीं, ज्ञा दिख गया, ये है सही, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये द्विगुण वाला है, ठीक, ये इधर से खिसक के इधर चला गया, देखो है ना, यही होता है। अब क्या इसका आंसर है ज्ञा, समझे बात, आगे बढ़े। 32 नंबर देखो, 32 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब लड़के देखेंगे दंत नहीं, पढ़ नहीं पाए, ता देखा, अरे ता धैया कर दिया, यही लगा दिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ता था दा धा ना, तो ये तीनों तो दिख रहे हैं, है ना, तो ये तो होने नहीं, ये टा मूर्धा है, इसलिए यही है सही। समझ में आई बात। 33 नंबर देखो, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है, अंग में अंग अनुस्वार वो तो होते नहीं, अंतस्थी अकारांत ये तो मान लो है, लेकिन इनको कहा जाता है जिनके अंत में अकारांत आ आता है, उनको अकारांत कहा जाता है, जिनके ई आता है इकारांत कहा जाता है, ठीक, उ आता है उकारांत कहा जाता है, ठीक, ये हो गए 33। आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। 34 पे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन पे देखिए नहीं है लगाया,
ये फिर से रिपीट हो गया क्या? कोई बात नहीं, नहीं है संयुक्त व्यंजन, छत्रंग्या और ये नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, ये भी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 36, निम्नलिखित में से कौन एक नासिक के व्यंजन है? नासिक मतलब नाक से, हमने कहा नासिक की बोलते हैं या अनुस्वार अनुस्वार बोलते हैं ना, तो नासिक के कौन, जिन जो नाक से निकलते हैं, जो जो हिमेश सम्यक कैटेगरी में है। कौन से हैं? नासिक के, जो हिमेश सम्यक कैटेगरी में है। हिमेश सम्यक कैटेगरी क्या है? हिमेश सम्यक कैटेगरी है अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये है सब हिमेश सम्यक कैटेगरी, नासिक के हैं, जो नाक से गाते हैं वो है नासिक के। तो यहाँ देखो कोई मिल रहा है? हाँ भाई साहब ये मिल गया है, अंगा, इया मिल गया है ना, तो यही हमारा सही। बाकी ये नहीं है, ये तो मुर्दा है, ये स्पर्शी है, ये स्पर्शी है, ये नासिक के व्यंजन क्या हो गया? इया हो गया। समझ में आई बात? 37 नंबर देखो, ए आई वर्ण, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई नासिक के कहलाते हैं? नहीं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं? नहीं। ओष्ठ कहलाते हैं? नहीं। कंठ तालव्य कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ए आई, ए, जब आप ए बोलेंगे, ए और आई, तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं, ये इसमें ऑप्शन हमें लग रहा है गलत लग गए हैं गुरु, ये ऑप्शन इसमें गलत लग गए हैं, इसके ऑप्शन अलग होंगे। चलिए कोई नहीं, इसको इसी से हल कर लेते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? अब देखिए ए आई बोलते हैं, तो ए और आई, ए बोला तो ए में क्या इस्तेमाल हुआ? कंठ इस्तेमाल हुआ ना, ए आई। तो और उसके बाद जीभ भी देखिए, जीभ का भी देखिए इस्तेमाल, ए, तो जीभ भी जाके ऊपर टकरा रही है, ए आई, तो जीभ भी उसमें इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कंठ तालव्य हो जाएंगे। ओठ का कोई मतलब नहीं, ए आई, ओठ से कोई मतलब नहीं। मूर्धन्य, जीभ ऊपर जाके टकराने नहीं मूर्धा में, उससे भी नहीं मतलब। नासिक के तो है ही नहीं, नासिक के कौन है? अंगा, या, ना, मा, जो हिमेश समिया वाले हैं, तो क्या बचे? कंठ तालव्य बचे, यही होगा सही। ठीक, कोई बात नहीं, ये हमने इससे निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, 38 नंबर देखते हैं क्या कहला रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमने कहा व्यंजनों की संख्या सर हिंदी वर्णमाला में 33 है, 44 है, और टोटल संख्या 52 है। किसकी? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 जो है वो हिंदी वर्णमाला में है, 44 जो है वो हिंदी भाषा में है, और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। समझ में आ गई बात? तीनों चीजें हमने बता दी, तो आपका 33 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 33 दिख गया? हाँ भैया दिख गया है भैया, लो लगा दिया है। 39 नंबर देखते हैं, 39 नंबर क्या कह रहा है? 39 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से एक स्वर नहीं है। अब स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है? ये यहाँ दिख गया हमको, यही नहीं है, नहीं है बच्चों। कैसा लगा? मजा आई ना? अभी आपके पास और अभी आपको हम और क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चनों का भंडार है, ठीक है? इसलिए आपको इतने क्वेश्चन से आपका वर्णमाला की हमने कॉन्सेप्ट भी बताए, उसकी सारी चीजें भी बताई और आपको करवाया, ठीक है? और आशा ये करते हैं कि आपने उसका बहुत ही अच्छे से आनंद लिया होगा, मजा भी आया होगा। अब देखिए, अब आगे आने वाले क्लासों में हम कुछ जो विगत परीक्षाएं हैं, जैसे आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और भी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उनसे संबंधित पहले हम उन चीजों को कवर करेंगे। जैसे आरओ, एआरओ का पेपर लगा हुआ है और यूपीपीसीएस का पेपर लगा हुआ है, जिसमें विलोम, ठीक है, जिसमें विशेषण, विशेष, है ना, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का, ठीक, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, सब वर्णों का मतलब वाक्यों का एक शब्द, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं इन पे हम चर्चा करेंगे, और इनके बारे में हम अगली क्लास लेकर के आएंगे आपको। और विलोम जो होगा, विलोम देंगे या फिर आपको, या फिर विशेषण या विशेष से। आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप क्या पढ़ना चाहते हैं, विशेषण विशेष से पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप विलोम को देखना चाह रहे हैं। तो विलोम की पूरी सीरीज आपको मिलेगी और विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ठीक है? विशेषण कैसे निकालते हैं, विशेष से क्या होता है, प्राविशेषण क्या होता है ना, ये सारी चीजें सब हम आपको उसमें बताएंगे, ठीक? और अभी इसमें जो है वर्णमाला में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, पिछली क्लास में भी हम आपको कवर कर देंगे, अगर कुछ आपकी क्वेरी रहेगी तो हम बता देंगे, ठीक है? बाकी हम आपके लिए लगे हुए हैं एकदम अच्छे से, देखिए बिल्कुल
आपके लिए पूरी तरीके से हमारा स्टाफ लगा हुआ है। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए क्या कह रहा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। समझे? जीत लो, अरे जी लो हर लम्हा यार, जीत भी लो जी भी लो, दोनों काम कर लो मेरे भाई। जीत लो हर लम्हा, कुछ भी हो, ये जो लम्हा है ना, इसको जी लो, इसको जीत लो, इसको पालो, क्योंकि इसी के बाद ही सब कुछ है असली खेल। तभी आप सारी अपनी जितनी भी इच्छाएं उनकी पूर्ति कर पाएंगे। और फिर क्या कह रहा है, लौट कर आती है यादें वक्त नहीं आता है। वक्त जो है वो कभी वापस नहीं आता है ना। जैसे 3 चीजें होती हैं जो कभी लौट के वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से। तीनों चीजें कभी वापस नहीं आती बच्चों। अगर ये वापस आ गई तो फिर परमात्मा से परे हो गई। परमात्मा ने जिस तरीके के नियम बनाए हैं वो बिल्कुल अद्भुत और अविस्मरणीय है। तो इसलिए इसलिए कह रहा हूं बच्चों की ये जो चीजें हैं इन सब में लगे रहो, जुटे रहो और बने रहो, और मैराथन कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।